अंकुर छपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म मेंटोर जी पर। और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। हमारी जो वीडियो है आज, अब जो हमारे अभी लोकसभा चुनाव सन 2024 में हुए हैं, जो हाल हमारे लोकसभा चुनाव की जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और ये चुनाव या ये पर्व, ये देश का गर्व जिसका हमारा नारा था, ये कैसे संपन्न हुआ है, कैसे सरकार का गठन हुआ है और कैसे हमारे सरकार में कुछ नियुक्तियाँ होती हैं, मंत्री की होती हैं, कैबिनेट की होती हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ये सारी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी बच्चों का डाउट ये होता है कि भाई हम जब एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसकी स्टेज और स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हम किसको वोट करते हैं और हमारी उस वोट का क्या असर पड़ता है और कौन हमारी वोट से चुनकर आता है उस टाइम। तो जो हमारी वोट से डायरेक्ट चुनकर आता है उसकी हम बात करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि हर दूसरी साल चुनाव होते हैं एक बड़े लेवल पर। जैसे अभी जो चुनाव हुए हैं, ये मैं आपको समझा दूँ, ये लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा का चुनाव भारत देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। और ये चुनाव में बताया जाता है, इसके आंकड़े ये बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मतदान हुए हैं तो उस भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के में हुए हैं। सबसे ज़्यादा मतदाता इस बार वोट किया है। और पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जितने भी देश हमारी वर्ल्ड में हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मतदाता ने जो मत अपना दिया है वो हमारे भारत के लोकसभा चुनाव में दिया है। तो सबसे बड़ा चुनाव है जो संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग को जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग को इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनाव था। इसमें कोई 10-20 हज़ार या 10-20 लाख वोटर ने वोट नहीं डाला, बहुत बड़े स्तर का चुनाव था। और इतने बड़े स्तर का चुनाव कराना और इस तरीके से कराना, एक साफ़ सुथरे तरीके से हुआ है ना, आप सभी को पता है, कहीं भी कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिली है। अब विपक्ष करता है दावा या कुछ अन्य पॉलिटिशियन है वो दावा करते हैं कि कभी कोई ईवीएम में दिक्कत है, कभी सरकार की कोई साठगांठ है। आप कुछ भी बता लीजिए इस बात को, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चुनाव बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। इसका सारा श्रेय हमारे चुनाव आयोग को जाता है, इलेक्शन कमीशन को जाता है। ठीक है, तो एक बार हम उनको भी धन्यवाद बोलना चाहेंगे जो हमारे चुनाव आयोग ने जो मेहनत करी है, इस गर्मी में की है, उसको भी हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने इस चुनाव की। देखिए, हम जब बात करते हैं लोकसभा की, मैंने बताया भी लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारे देश में। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा विधानसभा का चुनाव। विधानसभा और लोकसभा में आप ये फ़र्क देख सकते हैं, या चुनाव में ये फ़र्क देख सकते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव जो होता है, सबसे पहली बात जिसकी मैं नाम ले रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभा, इसमें हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट जो है हमारा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट वे से नहीं होता है। और डायरेक्ट वे से जो हमारे कैंडिडेट चुनकर आते हैं उनको ही MP MLA बोलते हैं, और जो उनसे अलग चुन के आते हैं उनको हम PM और CM बोलते हैं। अब मैं बात करूँ वहीं अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ चुनाव भी दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ दो स्तर पर चुनाव होता है। दो स्तर में क्या मतलब, हम अगर बात करें सीधी सीधी तो हमारे यहाँ दो स्तर पर सरकार काम करती है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। अब केंद्र के स्तर पर जो काम करेगी वो हमारी लोकसभा के द्वारा चुन के जाती है, वहीं से उनकी नियुक्ति होती है। तो कौन जाता है चुन के? वो जाता है हमारा प्रधानमंत्री। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, या जो हम वोट डालते हैं वो क्या डायरेक्ट मोदी को वोट जाती है। मोदी से मतलब मेरा जो भी हमारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या हमारा जो अभी जो प्रधानमंत्री हमारा काम कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मोदी है, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। अब फिलहाल मोदी जी की बात हम करेंगे कि इनकी कैसे नियुक्ति होती है या कैसे ये प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। तो मैंने बताया भाई हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें हमारे 3 पिलर होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 पिलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पहले को लेजिस्लेचर। हिंदी में बोलते हैं हम इसको भाई विधायिका। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? कार्यपालिका। ठीक है, फिर हमारा तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं क्या?
जुडिशियरी। जुडिशियरी दिख रहा है? हाँ ठीक है। न्यायपालिका, तो जो हमारे भारत देश में काम करने के जो पिलर हैं वो हमारे 3 तरीके से हमारी सरकार काम करती है और 3 तरीके से हमारा देश का आगे प्रोसेस चलता है, सरकार हमारी चलती है। सबसे पहले आता है हमारा लेजिस्लेचर। इसका काम होता है, मैं अगर डायरेक्ट वे से बताऊं आपको, सीधे सीधे तौर पर कानून बनाना। ये हमारे कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को लागू करना है, इम्प्लाई करना है, तो ये होता है हमारा कार्यपालिका काम। और तीसरा होता है हमारा क्या, जुडिशियरी या न्यायपालिका। इसका सिर्फ काम ये है कि ये सिर्फ देख रखेगी अपनी निगरानी में ये काम, जो हमारी ये दोनों चीज़ें करेंगी बॉडी, ये विधायिका और कार्यपालिका, उस पर नज़र रखेगी हमारी क्या, जुडिशियरी। तो 3 स्तर पर हमारे काम होते हैं। जब भी कोई नियम कानून बनते हैं तो उसी 3 चीज़ों के हमारे होकर गुजरते हैं। सबसे पहले कहाँ से, जुडिशियरी से, मैंने इससे, हाँ सॉरी, लेजिस्लेचर से, फिर होता है हमारा एग्जीक्यूटिव से और जुडिशियरी से। अगर कानून सही बने हैं और संविधान के समक्ष बने हैं, संविधान की मर्यादा को कहीं ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जुडिशरी हमारी उसको परमिशन देती है और वो कानून हमारे लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि 3 तरह से हमारे यहाँ 3 पिलर है हमारे जो डेमोक्रेसी के हैं। अब तीनों पिलर का जो काम है, तो अब हम उनके समझते हैं कि उनका काम हमारा कैसे कैसे आगे चलता है। ठीक है, हमारे भारत में या हमारे देश में 2 लेवल पर हमारी सरकारें काम करती हैं। कितने लेवल पर, 2 लेवल पर। अगर हम पहले की बात करें तो वो होता है हमारा केंद्र के स्तर पर। किसके स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा राज्य के स्तर पर। ठीक है, केंद्र के स्तर पर और हमारा राज्य के स्तर पर। केंद्र को बोलते हैं हम यूनियन और राज्य को बोलते हैं सीधे से तौर पर स्टेट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इतना आपको पता होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आज लोकसभा चुनाव की या प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, या प्रधानमंत्री के कैसे हमारा नियुक्त होता है या हमारी सरकार कैसे बनती है, केंद्र सरकार की आज बात करेंगे। राज्य सरकार की किसी और वीडियो में करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम केंद्र सरकार की बात करने वाले हैं, जो हाल फिलहाल में चर्चाओं में है और हाल फिलहाल में उसका गठन हुआ है। हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो इसमें 2 हाउस होते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या, सॉरी, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरी को बोलते हैं हम राज्यसभा। एक को लोकसभा और दूसरी को राज्यसभा। ठीक है, तो कानून कहां बनते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यपालिका में क्या आया है भाई। कार्यपालिका में आया है हमारा जो हमारे इनको लागू करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, और हमारे कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये हमारे कानून को लागू करते हैं। तो ये हमारे किसके हिस्से हुआ, ये हमारा हुआ कार्यपालिका का। और जुडिशियरी क्या है भाई, जुडिशियरी हमारे यहाँ एक ही स्तर पर काम करती है, ये अलग अलग नहीं बटी हुई है। जैसे ये अलग है ना कि केंद्र लेवल पर ये है, राज्य लेवल पर क्या है, राज्य लेवल पर हमारे क्या हो गए, इसमें विधानसभा और विधान परिषद विधायिका का हिस्सा है। कार्यपालिका क्या हिस्सा है उसमें, अगर यहाँ प्रेसिडेंट है तो यहाँ हमारा गवर्नर है, अगर यहाँ हमारा प्रधानमंत्री है तो यहाँ हमारा सीएम है, मुख्यमंत्री है। तो ये इसके हिस्से हो गए। लेकिन इसका कोई विभाजन नहीं है, इसके कोई स्तर पर नहीं है कि केंद्र स्तर पर जुडिशरी हमारी अलग है या राज्य लेवल पर अलग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट, और फिर आता है हमारा कौन सा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें हमारा कोई स्तर नहीं बटा हुआ है।
इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे केंद्र लेवल पर अगर कोई कानून है, अगर उसको विफल करना है या उसको फेल करना है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। या ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो देखेगा वो सारे के सारे काम और कागज जो है वो सिर्फ केंद्र लेवल का देखेगा, नहीं, ये केंद्र लेवल का भी देख सकता है, ये राज्य लेवल का भी देख सकता है, उससे छोटे लेवल का भी देख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कहीं भी हमारा विभाजन नहीं है, इसके कहीं भी लेवल नहीं बटे हुए जहाँ इनके लेवल है। ये राज्य लेवल पर कौन सी ये सरकार काम करेगी, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में काम करेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं। फिर इस लेवल पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं अपने किसकी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करने वाले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किसकी बात, जो हमारे सीएम हैं। क्यों करेंगे हम, कि हम आज बात कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, या हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की। प्रत्यक्ष चुनाव किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी वोटों से जो हमने वोट डाला है लोकसभा में, लोकसभा चुनाव 2024 में, वहां से हमारा सीधा तौर पर चुन के आए हैं हमारे प्रधानमंत्री। हम इनको अपने मतों से नहीं चुन सकते, जो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसलिए हम आज इनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो गवर्नर है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वोटों से चुन के नहीं आते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कि हमारी वोटों से जो भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इनसे हम प्रधानमंत्री को कैसे चुनते हैं, सरकार का गठन कैसे करते हैं। केंद्र लेवल की सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र लेवल पर दो ही हमारे स्तर हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हम बात करने वाले हैं हम कि सरकार अब कैसे हमारी काम करती है, कैसे चुनकर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। अब देखिए, दो स्तर थे हमारे, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा केंद्र लेवल पर, ठीक है। हम लोग मतलब हम नागरिक, आम नागरिक जो है, हम जो वोट डालने का अधिकार है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, सिर्फ और सिर्फ इस हाउस में है। इस हाउस में ही हम अपना मत दे सकते हैं, वरना राज्यसभा में हम अपना जो वोट है वो हमारी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, या हम वहाँ वोट नहीं डाल सकते हैं। तो जो डायरेक्ट चुनाव होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव कैसे होते हैं, किस स्तर के होते हैं, किसको हम वोट डालते हैं, वो चुनकर कौन आते हैं, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, फिर सरकार कैसे बनती है और कैसे काम करती है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इतनी आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है कि राज्यसभा और लोकसभा ये हमारे केंद्र लेवल के हमारे दो हाउस हैं, केंद्र लेवल के हाउस हैं, या यूनियन गवर्नमेंट के हमारे हाउस हैं। राज्यसभा इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसमें वोट नहीं डालते हैं, तो लोकसभा की बात करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अभी लोकसभा का ही चुनाव हुआ है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है, तो सबसे पहले हमें बात लोकसभा चुनाव की करनी चाहिए। एक मैंने वीडियो 2 साल पहले बनाई थी कि सरकार कैसे बनती है, सरकार गठन कैसे होता है। वो इतनी वायरल हुई है क्योंकि मैंने उसमें सरल तरीके से बताया कि सरकार कैसे बनती है और लोकसभा चुनाव से हमारे प्रधानमंत्री कैसे चुनकर आते हैं, ठीक है। तो मैं साथ के साथ आपको केंद्र लेवल पर भी लोकसभा मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं उनका भी इलेक्शन बता दूंगा, और एक हल्का सा एक आपको ये भी एक थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, कि हमारा सीएम कैसे चुनकर आते हैं, तभी आपको थोड़ा जल्दी से या अच्छे तरीके से आपको ये समझ आएगा। तो बात करते हैं हम स्टार्ट यहां से। देखिए हमारे देश में ये लोकतांत्रिक देश में जो पूरे देश में एक बार ही या एक साथ ही जो चुनाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, पूरे देश में। पूरे देश से मतलब मेरा क्या है कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरा पूरे देश से मतलब कहने का ये है कि ये भी जितना जो काम है हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा चुनाव एक साथ कहाँ होता है, लोकसभा के चुनाव में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी ऐसा हुआ क्या है, अभी ऐसा हुआ है लोकसभा में कि सारे ही राज्य में सब मतदाताओं ने वोट डाला है। चरण अलग अलग हो सकते हैं, चरण का मतलब ये है क्योंकि पूरे देश में एक दिन वोटिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ एक क्रम में होती है। क्रम मतलब एक फिक्स शेड्यूल में होती है कि 20 दिन, 40 दिन या 44 दिन में आपको ये वोट डालना है,
तो इसका मतलब चुनाव एक बार में ही हुआ है, हम इसको ऐसे मानते हैं। क्योंकि एक दिन में कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत फोर्स, ईवीएम, बहुत झंझट आते हैं, बहुत में बंदोबस्त करना पड़ता है हमें। से मतलब क्या है, हमारा तो क्या ही हाथ होगा। चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। योगदान क्या, उनको ही हमारे इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं चुनाव के। तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो एक बार में चुनाव नहीं करा पाते, तो वो चरण बांट देते हैं। चरण मतलब अब ये बोले इंटरवल बांट देते हैं, पीरियड्स बांट देते हैं। जैसे हम क्लास में स्कूल में पढ़ते थे कि 8 पीरियड होते थे, पहले में साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे पढ़ाते थे हमको मैथ। तो हम उसके अनुसार ही इसमें अपने अपने चरण बांट देते हैं, लेकिन होता एक बार में ही है चुनाव। एक बार मतलब एक ही बात कर सकते हैं, एक ही टाइम ड्यूरेशन में, एक गिवन टाइम में ही हमको चुनाव कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है ये इस साल हो गया या तो यूपी में और हरियाणा में हो गया अगले साल, नहीं। लोकसभा चुनाव मतलब है पूरे देश में चुनाव एक बार है। तो मैं पूरे देश से मतलब मेरा ये है, अगर मैं यहाँ एक आपको भारत का रफली एक नक्शा बनाऊं, अच्छा खासा नक्शा मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ कर लिया है। इसी में अगर मैं यहाँ भी अगर कुछ बना दूँ तो ये हमारा संपूर्ण भारत हो गया। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सारे इसी में निहित हैं। आप मान के चलना कि हमारा ये पूरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर। तो जो हमारा लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो कैसे हुआ है, कैसे संपन्न हुआ है और उसका क्या महत्व है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का केंद्र का एक चुनाव है, तो पूरे देश में होना जाहिर बात है कि पूरे देश में होगा। और जब पूरे देश में होगा तो पूरे देश का हेड वहाँ से चुनकर आएगा, पूरे देश का मुखिया वहाँ से चुनकर आएगा, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुनते हैं। अब इसमें हमारे 28 राज्य हैं। ऐसे हम बात करें तो ऊपर लद्दाख हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ आसपास कहीं जो है हमारा, अब हम अपने ही राज्य से बात करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, ये हमारा यूपी है। क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। अब चुनाव आयोग क्या करता है भाई, चुनाव आयोग करता है कि जितना भी हमारा भूमि है, जितना भी हमारे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें सबको इक्वल ही क्लास में बांट देता है या कैटेगरी में बांट देता है। ये काम कौन करता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमारा काम करता है चुनाव आयोग। ये हमारे इसने बांट दिया है, किस आधार पर ये हमारा बढ़ता है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर ही हमारे सीटों का आवंटन होता है, सीटों का बंटवारा होता है। तो आप ये बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे किस देश या किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं या सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी उसमें सबसे ज्यादा सीट होंगी। तो ये एक तरीके से मान के चलना, ये एक सीट है, ये हमारी एक सीट है। ऐसी ही टोटल जो सीट होती हैं हमारी, वो होती हैं 552। जो मैक्सिमम संख्या है वो 552 हो सकती है। लेकिन जो अभी जो करंट में जो हमारे चुनाव होते हैं, जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो हमारा चुनाव हुआ है वो 543 सीटों पर हुआ है। 543 सीट, फिलहाल में सीट कितनी है, 545। चुनाव जो होता है वो 543 पर होता है, और 2 जो है हमारे राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं या राष्ट्रपति इनको चुनते हैं।
इनका चुनाव नहीं होता है, ये जो 2 सीट है। तो चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 543 सीटों पर होता है। तो जो हमारे ये सीट बटी हुई हैं, ये हमारी टोटल कितनी सीट है? ये हमारी टोटल 543 सीटों में बटा हुआ है। पूरा देश, पूरा ही देश हमारा 543 सीटों में बटा हुआ है। ये जो खन्ने हैं ये 543 है भाई, ठीक है। तो मैंने ये बताया ये हमारा यहाँ यूपी है, तो सबसे ज़्यादा संख्या हमारी जनसंख्या यूपी की है। तो जब जनसंख्या ही आधार है, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसको ज़्यादा सीट, तो सीट भी सबसे ज़्यादा किसकी होंगी? सीट भी वही सबसे ज़्यादा हमारे यूपी राज्य की होंगी। कितनी सीट है हमारी? 80 सीट है, ठीक है। 80 सीट हमारी उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की जब हमारी 80 सीटें हैं, तो जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो नेशनल हमारी पार्टी हैं, उनकी संख्या सबसे पहले 6 है। इनको ध्यान रखना, कितनी है? 6 है हमारी राष्ट्रीय पार्टी के जिन्हें दर्जा मिला हुआ है। जिसमें से मुख्य हमारी एक तो बीजेपी हो गई है, जो आज के समय में है, 1980 में ये हमारी बनी थी, ठीक है। एक कांग्रेस है जो हमारी 1885 में बनी थी, ठीक है। एक हमारी ममता जी की है, तृणमूल करके है वो। एक टीडीपी जो है, जो तेलुगु देशम पार्टी है, जो आज हाल फिलहाल में 2 पार्टी चर्चा में है ना, एक तो नीतीश जी की और एक हमारी इनकी, जो हमारी तेलुगु देशम पार्टी है, ठीक है। ये दोनों पार्टी हमारी चर्चाओं में है, जिसके हमारे जो सीएम है वो या हेड है वो हमारे कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो मान लिया एक बीजेपी ने चुनाव लड़ा, एक कांग्रेस ने लड़ा, एक आप भी इसकी ही राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो मान लिया इन्होंने ये क्या काम करेंगे चुनाव से पहले, कि जितनी भी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है? 543 है। इन 543 सीट पर अपने अपने दावेदार या अपने अपने जो ये कैंडिडेट को खड़ा करेंगे या चुनाव के लिए नामांकन कराएंगे। तो 543 सीट पर सारी ही पार्टी अपना अलग कैंडिडेट को जो है चुनाव लड़ाती हैं। अगर कोई पार्टी से नहीं है तो वह निर्दलीय भी अपना चुनाव लड़ सकता है, मतलब किसी पार्टी से भी नहीं है तब भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो 543 सीट पर बीजेपी ने भी अपने 543 कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया है, कांग्रेस ने भी लड़ाया है, आपने भी लड़ाया है और तृणमूल पार्टी ने भी लड़ाया है। तो ऐसे कर करके जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो तो अपने सारे कैंडिडेट अपने चुनाव में उतारेंगे, उम्मीदवार को उतारेंगे। जो उनसे भी अलग हैं, जो किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो निर्दलीय लड़ते हैं, तो निर्दलीय भी हमारे बहुत कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं इन 543 सीटों पर। तो 543 सीट के लिए नामांकन हो गया है, चुनाव हुआ और चुनाव का नतीजा ये रहा कि भाई एक आंकड़ा याद करना है आप, हमारे यहाँ जीत का क्या होता है, हमारे यहाँ क्या क्या सब जगह क्या होता है। अगर मान लिया 543 सीटें हैं, या आप एग्जाम्पल तौर समझो 100 सीटें पर चुनाव हुआ है, तो जिस भी पार्टी की 51 सीटें आ गई या जिस भी आदमी की 51 सीटें आ गई, वही हमारा जो शासन करेगा, मतलब 50% से एक ज़्यादा। तो वही रूल यहाँ फॉलो होता है कि 543 सीट में से जिसके पास भी 50% से एक सीट ज़्यादा आ जाएगी, वही पार्टी हमारे यहाँ बहुमत में आ जाएगी। और उसी पार्टी में से, ध्यान से सुनना, उसी बहुमत प्राप्त पार्टी से ही हमारा एक लोकप्रिय नेता वो चुनती हैं और अपना नाम आगे बढ़ाते हैं पार्टी की तरफ से, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जो सत्ता दल पार्टी होगी, जो सत्ता में आएगी, या जिसके पास ये बहुमत जो पास होगी, या जिसके पास जादुई आंकड़ा बोलते हैं, मैजिकल नंबर बोलते हैं, क्या 272 क्या है? यही है। अगर हम 543 सीट को ऐसे बांटेंगे 50% से एक ज़्यादा, तो 272 प्लस ही या 272 बैठेंगे। जिस भी पार्टी के पास ये सीटें आ जाएंगी 272, वही पार्टी क्या काम करेगी, अपना एक प्रमुख नेता का नाम आगे बढ़ाएगी, राष्ट्रपति के लिए भेजेगी और बताएगी कि हमारे पार्टी की तरफ से ये नाम प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए आपके पास भेजा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति जी उसको अप्रूव कर देंगे और उनको फिर न्योता देंगे कि अपनी ही पार्टी से किसी भी एक सांसद को जिसने आपको चुन के आया है, वहां से आप जो है भेजिए और प्रधानमंत्री के लिए हम उन्हें शपथ दिलाएंगे। ये काम राष्ट्रपति जी का होता है। तो वोट कैसे होती है इसमें?
वोट इसमें ऐसा होती है भाई, एक मिनट, (543) सीट में से जो भी हमारी पार्टी 272 सीट जीत कर आ जाएगी, उसका ही हमारा नेता चुनकर आ जाएगा, उसमें से ही नेता हमारा चुनकर आ जाएगा, और वही हमारा प्रधानमंत्री कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा। समझ में आई ये बात? तो आज की जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि 272 का आंकड़ा, 272 का आंकड़ा ना तो हमारा बीजेपी ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है, ना किसी अन्य पार्टी ने किया है। ऐसे में क्या होगा भाई? ऐसे में ये होगा कि हमारे जो भी जो छोटे छोटे ये होते हैं ना, जो सरकारें होती हैं या छोटे छोटे जो हमारे दल होते हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है। जिनके पास 1 सांसद 2 सांसद होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, उनको मिलाया जाता है, और कैसे ना कैसे करके एक बड़ी जो हमारी पार्टी होती है, मुख्य पार्टी होती है, उसमें मिलाया जाता है, और 272 का आंकड़ा जो है उन्हें पार करा दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम गठबंधन। जो गठबंधन नाम सुनते हैं, गठबंधन क्या बोलते हैं? कई दलों के समूह को बोल जाते हैं। जो एक पार्टी अपने ही दम पर, कोई एक पार्टी अपने ही दम पर अगर ये आंकड़ा, जादुई आंकड़ा नहीं पार करती है, तो उसको छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ता है, उसको गठबंधन बोलते हैं, उसको ही हम गठबंधन बोलते हैं। तो जो हमारे लोकसभा में जो जितने सदस्य हुए 543, इन्होंने चुनाव लड़ा, तो चुनाव तो हर पार्टी कैंडिडेट ने लड़ा था इन सीटों पर, लेकिन जीत कर तो एक ही आएगा। अब मान लिए 543 सीट में से हम इस चुनाव की ही बात करेंगे, तो बीजेपी के कितने कैंडिडेट जीते हैं? बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं हमें 240, कांग्रेस के जीते हैं हमारे 99, एक और बोल लीजिए, सभा बोल लीजिए, इसके 37, और अन्य जीते हैं। ठीक है, कुल मिला के 543 कैंडिडेट हमारे जीतकर आ गए हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें से जादुई आंकड़ा किसने पार किया है? किसी ने पार नहीं किया है। अगर मैं आपको समझाऊं, जो हमारे कैंडिडेट लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट वोट करते हैं, तो ये कहां से चुनकर आते हैं? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपीज। तो हमने अभी लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया था? जो हमारी जो अपनी विधानसभा लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं, अपनी हमारी लोकसभा सीटों से जो चुनाव लड़े थे, मान लिया बीजेपी से लड़े थे, उनका नाम है अरुण गोविल जी। कांग्रेस और सपा से गठबंधन था, यहां से ये हमारे जो लड़े थे, इनका नाम था सुनीता वर्मा जी, सुनीता वर्मा। और जो हमारे बीएसपी से लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी से, उनका नाम था देवव्रत त्यागी जी, देवव्रत त्यागी। तो कैंडिडेट तो हाँ बहुत सारे चुनाव लड़ रहे थे, और भी बहुत कैंडिडेट थे, निर्दलीय भी थे। तो जीतकर कौन आए थे? जीतकर आए थे अरुण गोविल जी। तो मतलब इस सीट से जीतकर एक सीट से एक ही कैंडिडेट आएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? सांसद। सांसद ये सबसे बड़ा पद है जिसमें हम वोट करते हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे लोकतांत्रिक देश में जिसको हम वोट करके निर्वाचित करके भेजते हो। ये सबसे बड़ा पद है। फिर इससे छोटे आते हैं विधायक, इससे छोटे आते हैं। विधायक जो है वो हमारे राज्य का स्तर है, और जो सांसद है वो हमारा केंद्र का स्तर का जो आदमी है या नेता है। जब हम बात करेंगे सीएम की, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे वो हमारे सारे विधायक होंगे। जिसको हम वोट डालेंगे वो विधायक कहलाएंगे। और लोकसभा चुनाव में जो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो इसमें जो हम वोट डालते हैं वो सांसद को डालते हैं, सांसद नियुक्त हो पाते हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी एक सांसद है, वो भी एक सांसद है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पूछूं या बाद में? चलो यहीं बता दो आप कि जो हमारे ये मंत्री होते हैं, जिन्हें अभी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, जिन्हें अभी अभी हाल ही फिलहाल में पद दिए गए हैं, किसको मंत्रालय कौन सा दिया गया है, क्या उनकी कोई कार्यकाल होता है, उनका कोई फिक्स? क्या कोई प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स होता है? और होता है तो कितनी साल का होता है? और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? इस बात को आप कमेंट में बता दो कि क्या हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स है? प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कितने कार्यकाल या कितने दिन तक हमारा काम करेंगे, कितने दिन के लिए उनकी नियुक्ति होती है? क्या ये यहाँ फिक्स है? तो कमेंट कर दो। अगर ना हो तो, अगर कार्यकाल फिक्स ना हो
तो क्यों नहीं है फिक्स, इस बात की बात कर लो। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी एक सांसद है, ये भी चुनाव लड़ते हैं एक सीट से चुनाव इनको भी लड़ना पड़ता है, इनको भी बहुमत दिखानी पड़ती है। और अगर ये बाई चांस चुनाव हार जाते, एक क्वेश्चन ये आता है, अगर ये चुनाव हार जाते जिस सीट से वाराणसी से चुनाव लड़ा है, तो क्या होता? तो भी कुछ नहीं है, तो भी इनका नाम हमारी जो सत्ता दल है वो आगे बढ़ाती, और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति जी 6 महीने का समय देता कि 6 महीने बाद री इलेक्शन कराओ या कुछ भी कराओ, राज्यसभा से निर्वाचित करके बुलाओ, कैसे भी करके ये बहुमत इन्हें पानी होगी, उसके बाद ये प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि अगर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव हार जाते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे जो यहाँ से चुनाव हार जाते हैं, जो अभी सीट पर इन्होंने सीट पर चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए, वाराणसी से शायद इन्होंने चुनाव लड़ा था, वाराणसी से हमारे पीएम पद के दावेदार मोदी जी हमारे चुनाव हार गए हैं, ये चुनाव ही नहीं लड़ा है, एक ही बात है, चुनाव हार गए हैं, तो उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इन्हें समय दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, इसके अंदर आपको या तो बहुमत दिखाना होगा या आपको राज्यसभा से चुनकर आना होगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा होता है वो काम, राज्यसभा का जो 12 सदस्य को निर्वाचन या जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होती है, उनके पास शक्ति है, विधायी शक्ति जो होती है। ठीक है, तो अगर चुनाव भी हार जाते तब भी ये 6 महीने तक प्रधानमंत्री हमारे बन सकते थे। तो हम फिर वापस आते हैं कहां पर कि ये हमारे आंकड़े इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, तो इसमें से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इंडिपेंडेंटली अपना 272 का मैजिकल आंकड़ा पार किया हो। तो इस बार क्या हुआ है? इस बार हुआ ये कि इन्होंने पहले से ही एक अपने गठबंधन की सरकार या गठबंधन बना रखा था जिसका एक नाम है एनडीए। तो काफी पुराना जो इनका गठबंधन है, अभी जो सरकार हमारी बीजेपी है ये भी एक एनडीए का हिस्सा है, ये भी एक हमारे एनडीए का हिस्सा है। एनडीए कोई अभी नई पार्टी नहीं है या नया गठबंधन नहीं है, एनडीए बहुत पुराना गठबंधन है। बीजेपी एक इसका हिस्सा है, हिस्सा एक क्या है इसका, एक बीजेपी इसका एक हिस्सा है, ये बीजेपी का हिस्सा नहीं है, एनडीए का हिस्सा बीजेपी है। तो मतलब एनडीए क्या है, बड़ा है हमारा। ठीक है, ये 1998 के आसपास जो इसका गठन हुआ था। इस बार क्या हुआ है, लोकसभा 2024 के चुनाव में एक नया हमारा गठबंधन निकल के आया है जिसको बोलते हैं हम इंडिया। ये हमारा मुख्य जो इसकी पार्टी है वो हमारी कांग्रेस है, और एनडीए की जो मुख्य पार्टी है वो बीजेपी है। इसकी कौन है? इसकी हमारी है कांग्रेस। तो ये हमारे दो मजबूत गठबंधन थे इस बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जो एनडीए की जो हमारी कुल मिलाकर जो सीटें आई हैं टोटल मिला के, इसमें छोटे छोटे दल भी हैं। एक हमारे मैं बताया था टीडीपी भी है, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, खुद भी अन्य छोटे छोटे दल भी, इसके 1-2 सीटें हैं जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं। जो हमारे पासवान हैं, चिराग पासवान जी हैं, उनके भी कई सदस्य या कई सांसद चुन के आए, तो वो भी इसी में एनडीए में हैं। वो भी प्रधानमंत्री की जो हमारे मोदी जी की उनकी ही उसमें उन्होंने गठबंधन किया है। तो इनके पास हमारा 292 का आंकड़ा था। 292 का आंकड़ा मतलब क्या हुआ कि इनके पास 292 सांसद हमारे इस बार जीत कर आ गए। 292 सांसद, और चाहिए कितने थे भाई? चाहिए 272 थे कम से कम, उससे ज्यादा कितने भी हो। तो ये बहुमत इन्होंने हासिल कर ली। अब जब बहुमत हासिल कर ली, अब क्या हुआ है, बहुमत हासिल करने के बाद ये अपने इन 292 से एक आदमी का नाम आगे चलाएंगे, जो भी इनका प्रमुख या चर्चित व्यक्ति होगा। इनका कौन है? इनका है हमारा कौन? नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को आगे करेंगे और उनका नाम आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास बोलेंगे कि हमारा ये मुख्य है या ये हमारा जो नेता है या सांसद है, ये अभी सांसद ही हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी सांसद ही हैं, प्रधानमंत्री मत बोलना, अभी फिलहाल सांसद जी हैं। अभी की बात मतलब ये है 292 का जो हमारी वोटिंग खुली थी, जो 4 तारीख को हमारा नतीजे आए थे, तब तक हमारा जब तक शपथ नहीं ले लेते ये हमारे सांसद ही हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने नाम बढ़ाया 292 से अपना एक नाम नरेंद्र मोदी जी का। अब राष्ट्रपति क्या देखेंगे? राष्ट्रपति देखेंगे कि कौन से दल से है, ये देखेंगे एनडीए से है। ये एनडीए जो गठबंधन है, यहां से हमारे ये बिलोंग कर रहे हैं, और इनके पास जादुई आंकड़ा है। हाँ, इनके पास जादुई आंकड़े से कई जो है वोट ज्यादा है, कई सांसद ज्यादा है। तो ये क्या काम करेंगे, इनके नाम को
अप्रूवल दे देंगे और बोलेंगे कि आपका नेता, ये हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो नरेंद्र मोदी जी ही होगा, नरेंद्र मोदी जी ही होगा। उसके बाद शपथ ग्रहण होता है, फिर मंत्रिपरिषद का गठन होता है जिसको हम एक्चुअल में सरकार बोलते हैं। उस मंत्रिपरिषद में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा मंत्रिपरिषद जो इस बार है उसका कैसे गठन हुआ है और कैसे कैसे कौन कौन मंत्री कहाँ से हैं या किस पर क्या हमारा भार है या कौन सा हमारा मंत्रालय किसके पास है। तो यहाँ से हमारा नाम आ गया प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी का नाम आते ही इन्होंने बहुमत सिद्ध कर ही रखी है, 292 वोटों हैं सांसद इनके पास, तो हमारा ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई और सरकार का गठन हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब शपथ ग्रहण हो गया नरेंद्र मोदी जी का, अगर हम आज की बात करें शपथ ग्रहण हो चुका है 1-2 दिन पहले ही, तो हम आज बोलेंगे कि हमारे केंद्र में सरकार किसकी है, हमारे केंद्र में सरकार है भाई एनडीए की, एनडीए या भाजपा अब बोल लीजिए मोटे तौर पर, या नरेंद्र मोदी जी की। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अगर हम स्टेट लेवल इसकी राज्य इसकी केंद्र लेवल की बात करेंगे अगर हम, तो केंद्र लेवल पर, यूनियन लेवल पर या केंद्र लेवल पर हम वोट डालते हैं लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा से कौन चुनकर आते हैं, लोकसभा से चुनकर आते हैं हमारे सांसद। सांसद कितने आते हैं हमारे 543 सांसद हमारे चुनकर आए। इन 543 में से जिस पार्टी के पास 272 प्लस का आंकड़ा होगा, 272 सांसद होंगे, उस पार्टी में से एक आदमी को, इन 272 में से ही एक आदमी को पीएम के लिए नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, और वही पीएम का नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ही फिलहाल तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर अपनी शपथ ली है, और इसीलिए बोलते हैं कि केंद्र लेवल की जो सरकार का मालिक है वो प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी होता है। चुनाव कैसे होता है, चुनाव हमारे द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, आम जनता चुनाव में भाग लेती है। लोकसभा 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे ज़्यादा मतदाता इसी चुनाव में बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चुनाव भी इसी लोकसभा चुनाव 2024 को ही माना जाता है। तो मैंने बताया यूनियन लेवल पर कैसे हमारे केंद्र सरकार बनती है। केंद्र सरकार बनने क्या है कि हम वोट करते हैं लोकसभा में, लोकसभा में से क्या आते हैं, सांसद चुनकर आते हैं। इन सांसदों में से ही एक सांसद का नाम हम प्रधानमंत्री के लिए नामित करते हैं। उसी प्रधानमंत्री को अगर बहुमत आंकड़ा प्राप्त है, अगर उस दल के पास या उसकी पार्टी के पास 272 प्लस ज़्यादा सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो शपथ ग्रहण कर लेगा। फिर उसमें से ही वो अपने मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रिपरिषद में से बढ़िया बढ़िया व्यक्ति मंत्रिमंडल में डालेगा, फिर किसी को राज्य मंत्री, किसी को उप मंत्री, वो अलग वीडियो की बात है, अलग बात करेंगे, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर हम इसी के साथ मोटे मोटे तौर पर बात कर लें अपने मुख्यमंत्री की, फिर बात करते हैं हम किसकी, मुख्यमंत्री जी की। तो मुख्यमंत्री जी की बात यहाँ आ जाइए, ये यूनियन लेवल पर है। मैंने बताया आपके 2 स्तर की सरकार है हमारे यहाँ, 2 स्तर की सरकार है ना, यूनियन हो गया, और हमारा दूसरा हो गया स्टेट लेवल पर या राज्य लेवल पर। राज्य लेवल पर भी 2 ही लेवल है, जैसे यहाँ लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा है। हम वोट कहाँ डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो जहां हम वोट डालते हैं, नेता हमारा सरकार वहीं से चुनकर आती है, ये बात ध्यान रखना। इसी वजह से हमारा देश लोकतांत्रिक है कि देश का मुखिया जो होता है वो निर्वाचित होता है, हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता, निर्वाचित होता है, उसको वोट डालते हैं, हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। तो ऐसे ही जो राज्य का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, राज्य का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नामात्र का मुखिया राज्यपाल राज्य लेवल पर, और केंद्र लेवल पर नामात्र का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक जो हमारा मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री राज्य केंद्र लेवल पर, केंद्र सरकार का मालिक, और राज्य सरकार का मालिक कौन, मुख्यमंत्री जी, सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो राज्य सरकार में 2 पिलर कौन से थे, एक तो हमारा विधानसभा और एक हमारा लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में ही है अभी, तो विधान परिषद की तो हम बात वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो डायरेक्ट वोट डालते हैं वो डालते हैं विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो हम विधानसभा चुनाव में वोट डालते हैं, और हमारी वोट से, अब चुनाव आयोग ने क्या किया था, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पूरे देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को वोट के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर पूरे इसमें बांट दिया था। जैसे हमारा पूरा भारत देश है तो इसको पूरे उसमें बांट दिया था ऐसे सीटों में। ये थी हमारी 543 सीटें। ये हमारा लोकसभा का चुनाव का वो है,
कैंडिडेट कितने कहाँ से नियुक्त होंगे या कहाँ से कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, सीटों का आवंटन है। लेकिन अगर हम केंद्र लेवल, इस राज्य लेवल की बात करें और अगर हम बात करें अपने स्टेट लेवल की, विधानसभा की, तो विधानसभा में क्या होगा, 28 राज्य की छोड़ो, अब एक राज्य का अलग अलग चुनाव होता है और ये हमारा है, मान लिया यूपी है ये। तो यूपी में ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये फिर इसको यूपी को बांटेगा कितनी में, 403 सीटें में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि यूपी में 403 अगर विधानसभा की सीटें हैं तो इसको 403 सीटें में बांटेगा और यहां से जो हम वोट करेंगे उसको वोट से चुनकर आते हैं हमारे क्या, विधायक, क्या, विधायक। और जिस भी पार्टी के पास 50 से एक ज्यादा, मान लो लगभग 202 विधायक हमारे चुनकर आ गए, तो उसी सरकार को हम यहां का मुखिया मान लेंगे और उसी सत्ता दल पार्टी में, या जो हमारा ये जादुई आंकड़ा पार किया है, उसमें से एक नाम आगे आएगा जो हमारे सीएम का होगा। तो सीएम की नियुक्ति होती है इससे, ठीक है। उसमें डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, कहां, विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव। तो जो विधानसभा के चुनाव अभी योगी जी के हुए थे, जहां से योगी जी चुनकर आए हैं, वो चुनाव क्या थे, वो हमारे विधानसभा के चुनाव थे। वो हमारे राज्य का मुखिया है जो हमारे योगी जी हैं। तो हम जो वोट डालते हैं, सिर्फ यूपी में लोगों को वोट डालने का अधिकार है और यूपी में ही हमारा उस टाइम बस चुनाव होता है। इसके साथ किसी और राज्य में भी हो सकता है, लेकिन उसी टाइम सिर्फ और सिर्फ यूपी में होता है। तो चुनाव आयोग हमारा सिर्फ यूपी के लिए अलग कानून बनाता है और उस कानून के आधार पर चुनाव होता है, जिसमें से जितनी सीट 50% से एक जिस पार्टी के पास जाएगी, उसी का पार्टी का आदमी हमारा सीएम के लिए नामित होगा और वही हमारा सीएम पद की शपथ लेगा। ये हमारा चुनाव का प्रोसेस होता है। ऐसे हमारी राज्य की सरकार बनती है और जो मैंने बताया यूनियन या केंद्र की सरकार बनती है लोकसभा चुनाव से। तो जो हमारे लोकसभा चुनाव 2024 हुए हैं, हमने अभी अपनी केंद्र सरकार का निर्माण किया है, केंद्र सरकार का फॉर्मेशन किया है। हमारे चुनाव अभी केंद्र सरकार के हुए हैं, ठीक है। इस बार एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल में, लगातार 10 साल बाद हमें किसी पार्टी को विपक्ष का दर्जा देने का अवसर मिला है, वरना पिछली 10 साल से, मतलब 2 योजना से, किसी भी विपक्ष पार्टी के पास दर्जा ये नहीं था कि आप विपक्ष कहलाओगे। विपक्ष के लिए क्या करना होता है, विपक्ष की शर्त ये है, जैसे लोकसभा में सीटें हैं हमारी 543, तो इन 543 में से 1/10 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, मतलब लगभग 55 सांसद इनके होने चाहिए किसी भी एक पार्टी के। और पिछले 10 साल से मतलब ये है, सन 2000 में चुनाव हुआ, 14 में चुनाव हुआ था, उससे फिर हुआ था सन 2019 में। इन दोनों लोकसभा के चुनाव में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए हैं, इसमें दोनों योजनाओं में एक भी पार्टी के पास विपक्ष का दर्जा नहीं था। मतलब हालत देख रहे हो, कहां एक ऐसी पार्टी थी कांग्रेस जहां एक तरफा राज चलता था, और पिछली 10 साल में इस एक पार्टी के पास विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने की भी हैसियत नहीं थी, ठीक है। विपक्ष की भी हैसियत नहीं थी कि हम इसको विपक्ष भी कहलाएं। तो इस बार अच्छा हुआ है, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश के लिए मजबूत स्तंभ क्या कहलाते हैं हम, कि जो सत्ता सरकार है उसका जितने मजबूत है, उसकी मजबूताई का कारण सीधा सीधा हम विपक्ष को देते हैं, कि जितना मजबूत हमारा विपक्ष होगा, इतनी ही मजबूताई से काम हमारी सत्ता दल या सत्ता सरकार या जो हमारी जो कार्यपालिका है वो काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी होनी थी कि जो हमारी इंडिया का गठबंधन है, इसके पास इतनी सीटें आई, उससे क्या हुआ कि एक मजबूताई प्रदान करी है विपक्ष के लिए। तो जो हमारी जनता है यही हमारी उठाती है और यही गिराती है। तो इस बार ये भी दिखा दिया है कि किसी एक पार्टी का राज नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं ना कि सरकारें तो आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश होना चाहिए, या देश बचना चाहिए। देश को कभी भी आहत नहीं होनी चाहिए। सरकारों काम क्या है, आज भाजपा है, कल फिर कांग्रेस हो जाएगी, और ये सारा श्रेय किसको जाता है, जनता को जाता है, क्योंकि जनता सब देखती है। एक कांग्रेस का ऐसा दौर था कि जब कांग्रेस के पास भी ऐसा ही टाइम था कि उसके पास विपक्ष नहीं था, जो हमारे 2014-2019 में भाजपा ने किया था कि विपक्ष नहीं था। इस स्तर से चुनाव जीते थे कि विपक्ष ही नहीं था, 300+ सीटें लेकर आई थी। तो ऐसी ही एक बार राजीव गांधी की सरकार आई थी या कांग्रेस की सरकार आई थी, उस टाइम भी उनके पास विपक्ष का दर्जा नहीं था किसी पार्टी के पास, इतनी मजबूत सत्ता दल में आई थी। तो तब भी उन्होंने ऐसे ही काम किए जो हमारे भाजपा ने अभी पिछले 2 योजनाओं में किए हैं। तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और इस बार तो सरकार ऐसी बनी है
कि जो भी गलत फैसले होंगे वो पहले ही पार्लियामेंट में पास होने से पहले ही निरस्त हो जाएंगे। ये इस बात का मैं दावा कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा कानून जिसका हम कोई आम जनता जिसको अपोज करे या जिसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करे, उससे आने से पहले ही वो पार्लियामेंट में दब जाएगा। इतना मजबूत इस टाइम विपक्ष है, और यही मजबूताई विपक्ष को या पार्टी को या लोकतांत्रिक देश को चाहिए कि कोई कानून बनाने से पहले सरकार कम से कम ये सोचे कि इसमें अपना ही फायदा ना हो, कहीं ना किसी आम जनता का या हमारे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, इनका फायदा हो। वरना सरकार कोई नहीं चाहती कि जनता का ही फायदा, वो अपना ही फायदा ढूंढती है। तो चुनाव बहुत साफ सुथरा हुआ, बहुत अच्छे स्तर से हुआ। जो सरकार बनी है वो तुम्हें पता है कैसी है, ठीक बनी है, और जो विपक्ष बैठा है वो इतनी मजबूताई से बैठा है, वो काम भी ठीक करेगा। और अगर अच्छा काम करेगा तो हो सकता है अगली बार ये सत्ताधर उधर आ जाएं और ये विपक्षी हमारे सत्ता में आ जाएं, ऐसा हो सकता है। ये जनता है, सब देख रही है। ज़्यादा समय नहीं होता है, 5 साल ऐसे निकल जाती हैं। अगर ये काम करेंगे तो ठीक है, वरना फिर वही काम है। तो ये लोकसभा चुनाव 2024 की मैंने बात करी है। जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो हमारी लोकसभा चुनाव की जो निर्वाचन हुए हैं या जो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद गठन हुआ है उसको लेकर आएगी, ठीक है। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल में कौन लोग होते हैं, एक किचन कैबिनेट का नया ये फंडा लेकर आए हैं बीजेपी वाले पिछली योजना से, ये क्या होता है किचन कैबिनेट, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस चीज़ को, मुझे पता है ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दिया और ऐसे तरीके से पढ़ा दिया कि आपको समझ में ही आ जाएगा सरकार कैसे बनती है। मैंने आपको बता दिया केंद्र में बनती है हमारी कैसे, लोकसभा चुनाव से जो अभी हुआ था। जिस पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सांसद होंगे वो हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, वहीं से हमारा प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। राज्य लेवल पर जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ से जो चुनाव चुनकर आते हैं, वहाँ से हमारा एक सीएम की कुर्सी निकलती है और सीएम की नियुक्ति हो जाती है, सीएम का पद मिल जाता है। उसमें भी हम डायरेक्ट वोट करते हैं। तो हम डायरेक्ट वोट कहाँ करते हैं, जहाँ से हमारे मुखिया चुनकर आते हैं। तो हमारे देश की क्या खूबसूरती है कि जो मुखिया है, जो देश को चला रहा है, वो हमारी वोटों के दम पर है, ठीक है। इसलिए लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।